एवरीवन, इस वीडियो में हम 10th क्लास का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और साथ ही साथ इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, या प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अब ये इस टॉपिक को करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है और रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था, अगर मान लीजिए कभी भी कोई भी प्रकाश की किरण या रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रास्ता जो है बदल लेती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन। तो अब हमें अपवर्तन प्रोसेस या रिफ्रैक्शन प्रोसेस एक ग्लास प्रिज्म के अराउंड देखना है कि अगर एक ग्लास प्रिज्म में कोई रे जाएगी तो उसका क्या होगा। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पूछा जा रहा है अभी प्रीवियस ईयर के पेपर में, पर वो लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। तो इस केस आपको प्रिज्म में नज़र आ जाए ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना, आपको क्वेश्चन वो इसी से रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही क्वेश्चन की ओर ले चलती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए, व्हाट इज़ प्रिज्म, कि प्रिज्म होता क्या है, एंड ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, और एंगल ऑफ डेविएशन बताइए। देखिए 11 में, 13, 14, 16 और 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्टिविटी के थ्रू बताइए कि प्रिज्म से अगर कोई रे ऑफ लाइट निकलती है तो उसका क्या होगा। ठीक है, देखते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। व्हाट इज़ प्रिज्म, तो जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, जो प्रीवियस ईयर जो पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रिज्म क्या होता है, एंड ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो देखिए प्रिज्म क्या होता है? ग्लास से बना हुआ एक मटेरियल होता है जिसके पास दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं। एक तो ये होगा, एक इसके ऑपोजिट पीछे की साइड होगा। सो इसके पास 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं, और साथ ही साथ 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होता है। ये 1 2 3 4, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। ऐसा एक रेक्टेंगल इधर होगा और एक नीचे की ओर होगा। तो प्रिज्म क्या है? 2 ट्रायंगुलर बेस से बना हुआ है प्लस 3 लेटरल सरफेसेस से बना हुआ है। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, उन सबको देख लेते हैं। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? ये आप देख रहे हैं, ये एक लेटरल सरफेस था, ये वाला, और ये एक दूसरा लेटरल सरफेस है। सो एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? ये वाला जो देख रहे हैं, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो जो 2 लेटरल सरफेस होते हैं प्रिज्म के, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अब ये पिछले कई सालों से जो क्वेश्चन आ रहा था वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा था, पर अब ये जो आप 8 चीज़ें देख रहे हैं ना, एंगल ऑफ डेविएशन भी बार बार पेपर में पूछा जा रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म भी पूछा जा रहा है, और एक ये एंगल ऑफ इमर्जेंस भी पूछा जा रहा है। तो जो ये एक्टिविटी दी हुई है आपके पेपर में, इसमें जो डायग्राम बना हुआ है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बहुत अच्छे से पढ़ना। इन 8 की 8 चीज़ों में से कोई भी, या तो ये MCQ की फॉर्म में आ सकता है, आपको ये फिगर बनाने को बना दी जाएगी, और ये वाला एंगल पूछे देंगे कि ये एंगल कौन सा है। ये एंगल ई है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है। ठीक है, या इमरजेंस को बोलते हैं निर्गत कोण। ओके, और ये एंगल ऑफ डेविएशन तो बहुत बार पेपर में आ चुके हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण क्या होता है उसको भी अभी देखेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं ये जो एक्टिविटी है। अच्छा, इस क्वेश्चन, ये पेपर में एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ था कि एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन कीजिए कि क्या होगा अगर एक रे प्रिज्म पे फॉल करेगी।
ओके, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक प्रिज्म को इमेजिन कीजिए कि ये प्रिज्म है। तो अगर हम यहाँ से एक रे को फॉल करेंगे तो देखिए ये एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। क्योंकि ये एयर में प्रेजेंट है, एयर में जो स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है। जैसे ही वो किसी सॉलिड चीज़ में आते हैं उसमें पार्टिकल जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो वो फ्रीली मूव नहीं कर पाती है, जिसके कारण जितना फ्रीली वो एयर में मूव करना चाहिए थी उसकी बजाय थोड़ा हिंड्रेंस के कारण टाइटली मूव करती है, जिसके कारण पाथ चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इनका पाथ चेंज हो जाएगा। सो अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पे मीडियम वन में ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो जैसे ही वो दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपना पाथ चेंज कर लेगी। इसको जाना तो ऐसे था, पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के कारण जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे उसको फ्रीली उसको मूव नहीं करने दिया, तो वो अपना पाथ चेंज कर लेगी। ठीक है, अब ये फिर से बाहर जाएगी तो सॉलिड से एयर में जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, वो अगेन फ्रीली मूव कर पाएगी, वो सीधे ना जाते हुए अपने पाथ को फिर से चेंज कर लेगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको एक डायग्राम दे देंगे और बोलेंगे कि एक रे है पी क्यू जो फॉल कर रही है एक प्रिज्म पर, तो वो उस रे का नाम क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे या फिर आपतित किरण। जो भी रे किसी भी मीडियम पे फॉल करती है या गिरती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण या फिर इंसिडेंट रे। उसके बाद फिर वो अपना पाथ चेंज कर देगी, मतलब उसमें रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो वो कौन सी रे बन जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। सो जो ई एफ रे है आपकी उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे या फिर अपवर्तित किरण। यहाँ पे अपवर्तन हो गया, तो ये रे जो ये वाली रे हो गई आपकी क्यू आर, ये कौन सी हो गई, अपवर्तित किरण। अब उसके बाद ये बाहर एमर्ज हो रही है, बाहर जा रही है, तो इसे हम बोलते हैं एमर्जेंट रे या फिर निर्गत किरण। तो एफ एस आपकी कौन सी हो गई, एमर्जेंट रे, और यहाँ पे देखा जाए तो एक आर एस कौन सी हो गई, एमर्जेंट रे या फिर निर्गत किरण। सो ये वाली रे जो किसी प्रिज्म पे फॉल कर रही है इसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण या फिर इंसिडेंट रे। इसके बाद इसमें रिफ्रैक्शन या अपवर्तन हो रहा है, उसके बाद ये अपना पाथ चेंज कर लेती है, तो इस किरण को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे या फिर अपवर्तित किरण। और उसके बाद ये बाहर एमर्ज हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं एमर्जेंट रे। एफ एस हमारी क्या हो जाएगी, एमर्जेंट रे या फिर निर्गत किरण। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो दो लेटरल सरफेस के बीच में एंगल होता है, एक ये लेटरल सरफेस हो गया, एक ये लेटरल सरफेस हो गया, उसके बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म या फिर कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। हिंदी में हम डिस्पर्जन को विक्षेपण बोलते हैं। अब देखिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और घुमा फिरा के भी आते हैं। पहले अभी 2023 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम टू शो डिस्पर्जन ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, विक्षेपण क्या है वो डायग्राम के थ्रू बताइए। फिर 2023 में दूसरे सेट में क्वेश्चन आया कि टर्म डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का क्या मतलब है। स्टेट द कलर विच बेंड्स द मोस्ट एंड लीस्ट वाइल पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म। वो कौन सा कलर है जो सबसे ज़्यादा बेंड करता है और जो सबसे कम बेंड करता है। और फिर बाद में आपको डायग्राम भी बनाना है। और 10 में 11, 13, 14 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज़ डिस्पर्जन,
राइट्स इट्स कोर्स एंड ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम। सो इसका डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, इसका प्रोसेस, और इससे जो छोटे छोटे क्वेश्चन निकल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्षेपण क्या होता है, उसका क्या कॉज है, और डायग्राम के थ्रू उसको एक्सप्लेन कीजिए। एक क्वेश्चन थोड़ा सा जो घुमा फिरा के आते हैं उसको भी देख लेते हैं। एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी 2023 में ही पूछा हुआ है। अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट, एक वाइट लाइट है जिसका नाम क्या है, एक्स वाई, श्वेत प्रकाश की किरण है जो कि एक ग्लास प्रिज्म से पास करती है। ABC उस ग्लास प्रिज्म का नाम है। ट्रेस इट ऑन योर आंसर शीट एंड शो द पाथ ऑफ द एमर्जेंट बीम एज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। अब बोला हुआ है कि अब आगे इसका क्या प्रोसेस रहेगा, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसका पाथ बताइए, ट्रेस कीजिए, और जो फिनोमिना इसके साथ जो हो रहा है विक्षेपण या डिस्पर्जन, उसके बारे में उसका नाम बताना था आपको और उसका कॉज बताना था। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि जब एक प्रिज्म से कोई लाइट पास करती है फिर वो क्या करेगी, वो अपना रास्ता वो बेंड हो जाएगी। अभी इसको हम बाद में इसका आंसर देखेंगे, पर क्वेश्चन आपको समझ आ गया। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया। ठीक है, इसमें जब भी कोई वाइट लाइट, इसको हम वाइट लाइट मान लेते हैं, ठीक है, अगर ये फॉल कर रही है प्रिज्म पर, ये हमारा प्रिज्म का लेटरल सरफेस मान लेते हैं, ये इसका लेटरल सरफेस है, तो जो हमारी वाइट लाइट होती है वो टोटल 7 कलर्स से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे ही वो एक प्रिज्म पर गिरती है वो 7 रंग में बिखर जाती है। इस प्रोसेस को स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर और इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। हिंदी में हम इससे विक्षेपण कहते हैं। हिंदी में हम इसे विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण क्या होता है कि जो श्वेत प्रकाश की किरण है वो अपने 7 रंगों में बिखर जाती है। तो दिस प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, सिंपली ये जो स्प्लिट हो रही है वाइट लाइट इनटू 7 कलर, इसे हम डिस्पर्जन या फिर विक्षेपण कह रहे हैं। ओके, और जो हमारे पास ये 7 रंग का एक ग्रुप बन जाता है, सबसे नीचे देखिए कौन सा कलर है, वॉयलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, ऑरेंज एंड रेड। हम इसे बोलते हैं विबग्योर। जो 7 रंग का बैंड बना है हमारा, इसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। तो ये पेपर में क्वेश्चन ही इसी तरीके से आता है कि अगर कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म पे फॉल करेगी तो आपको उसका क्या होगा, उस प्रोसेस का नाम लिखिए, और जो बैंड मिलता है 7 रंगों का उसे क्या बोलते हैं, उसका नाम बताइए। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन या विक्षेपण। क्या होता है ये, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, 7 रंगों में विभाजन हो जाना एक श्वेत प्रकाश की किरण का। ठीक है, और जो हमारे पास 7 रंगों का बैंड आया है, जो समूह आया है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, या फिर इंग्लिश में भी स्पेक्ट्रम बोलते हैं और हिंदी में भी हम इसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इसका पूरा सीक्वेंस भी पूछ ली जाती है कि जो स्पेक्ट्रम के 7 कलर्स है उसकी सीक्वेंस बताइए। तो जो सबसे नीचे कलर आया है वो देखिए वॉयलेट कलर है, फिर उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा इंडिगो, देन ब्लू, येलो, रेड एंड ऑरेंज। ठीक है, अब एक बार पेपर में ये, एक बार क्या काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है ये भी, कि वो कौन सा कलर है जो सबसे लीस्ट बेंड होता है या सबसे कम झुकता है। तो जो सबसे ऊपर है वो कम झुका होगा, लीस्ट बेंड होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेड। जो रेड कलर है वो सबसे कम बेंड करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा कलर है जो सबसे ज़्यादा बेंड करता है। जो सबसे ज़्यादा बेंड करता है वो कौन सा है, हमारा वॉयलेट कलर। ओके, तो इससे जो टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो कि अगर एक डिस्पर्जन क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, 7 कलर के समूह का नाम बताइए,
कौन सा कलर सबसे ज़्यादा बेंड करता है, कौन सा कलर सबसे कम बेंड करता है, और डायग्राम इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसकी डायग्राम की भी आपको प्रैक्टिस रखनी है। सो दोबारा से देख लेते हैं। डिस्पर्जन क्या है? एक श्वेत प्रकाश की किरण का या वाइट लाइट का अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाना डिस्पर्जन कहलाता है। और जो हमारे पास 7 रंगों का समूह आया है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। सबसे नीचे या सबसे ज़्यादा जो बेंड होगा वो नीचे की ओर होगा, वॉयलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज एंड एट लास्ट रेड कलर होगा। ओके। अब इसी के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया हुआ था? अच्छा, एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट टू यूज़ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम। सबसे पहली बार स्पेक्ट्रम किन्होंने यूज़ किया था? तो आंसर आएगा स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने के लिए प्रिज्म किन्होंने यूज़ किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन। जब उन्होंने 7 कलर ऑब्टेन किए, मान लीजिए हमारी वाइट लाइट है, फिर वो 7 रंगों में विभाजित हो गई, फिर उन्होंने फर्दर एक और प्रिज्म रखा और उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि फर्दर भी कोई कलर, 7 रंगों के अलावा भी कोई और कलर आएगा। फिर उन्होंने बहुत ट्राई किया पर कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने? एक प्रिज्म को सीधा रखा और एक प्रिज्म को उन्होंने इन्वर्टेड रख दिया या फिर उल्टा रख दिया। और फिर जब उन्होंने प्रिज्म को उल्टा रखा तो स्क्रीन पे उन्होंने देखा तो दोबारा से उन्हें एक वाइट लाइट नज़र आई। दोबारा से उनको कौन सा कलर ऑब्टेन हुआ? वाइट लाइट। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए जो ये 7 कलर्स थे, ये जब हमने इन्वर्टेड पोजीशन में रखे होंगे तो दोबारा यूनाइट कर गए होंगे और जब वो बाहर निकले होंगे तो एज अ वाइट लाइट हमें आते हुए प्रतीत हुए। तो इन्होंने प्रूव किया कि जो सनलाइट है इट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर। तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हु एंड हाउ प्रूव्ड डेट सनलाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो न्यूटन का ये इन्वर्टेड वाला एक्सपेरिमेंट शो करेंगे आप। इसका क्वेश्चन दिखा देती हूँ, प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ था। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ नैरो बीम ऑफ लाइट थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल प्रिज्म अरेंज टुगेदर इनटू इन्वर्टेड पोजीशन। मतलब उल्टी स्थिति में रखे हुए थे 2 प्रिज्म, तो आपको उसमें आप रे डायग्राम बनाते हुए दिखाना है कि अगर रे कोई आएगी, फॉल करेगी ऑब्लिकली उस प्रिज्म पर और 2 प्रिज्म उल्टे रखे हुए हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से, अगर 2 प्रिज्म की बात हो जाए, 2 आइडेंटिकल प्रिज्म की, एक सीधा और एक उल्टा, तो समझ जाना कि न्यूटन का ये वाले दिस एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। अब हमारा टॉपिक है रेनबो फॉर्मेशन या इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। 2023, 19, 21, 14, 17 ऑलमोस्ट हर जगह आपको क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट इज़ रेनबो एंड ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम टू शो इट्स फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका चित्र बनाना है, वो भी पूरी लेबलिंग के साथ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, रेनबो फॉर्मेशन के टाइम जो सबसे 2 चीज़ें आपने देखी होगी, एक तो कि सन होना बहुत ज़रूरी है और एक रेन होना बहुत ज़रूरी है। जब ये दोनों चीज़ें होती है तभी आप देखते हो कि आपको रेनबो नज़र आता है। ठीक है, होता क्या है, जो हमारी रेन होती है वो प्रिज्म की तरह, रेन ड्रॉप होती है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई भी रे फॉल करेगी प्रिज्म पर तो वो क्या करेगी, वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, वो जो 7 कलर्स थे, 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही थी, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, या तो विक्षेपण कह रहे थे या फिर डिस्पर्जन। ओके, वो जो 7 कलर है वही इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। ओके, तो अब इसको स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 है,
जब आप पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 4 स्टेप्स लिखने होंगे, साथ में डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो रेन ड्रॉप है वो किसकी तरह एक्ट करेगी, प्रिज्म की तरह। ठीक है, जल की बूंदें प्रिज्म के भांति कार्य करती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपका, जब भी कोई भी रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ता बदल लेती है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी सूरज की किरण है, ये पहले मीडियम में थी, पर जब वो जैसे ही दूसरे मीडियम में जाएगी, यहाँ पर ये अपना रास्ता क्या करेगी, बदल लेगी। ये जैसे ही दूसरे मीडियम में आई है, इसने अपना रास्ता बदल लिया। हालांकि उसको जाना कैसे था, उसको जाना सीधे चाहिए था, पर वो सीधे ना जाकर अपना रास्ता चेंज कर लेती है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए जो रे है अपना रास्ता बदल लेती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। तो सबसे पहले रेन ड्रॉप एक्ट लाइक अ प्रिज्म, वो प्रिज्म की तरह एक्ट करेगी। और प्रिज्म में जब भी कोई लाइट फॉल करती है तो वो अपना रास्ता क्या कर लेती है, बदल लेती है। तो इसमें वो क्या करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी यहाँ पर। उसके बाद हमने देखा था कि जो वाइट लाइट है वो 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है। जैसे ही वो दूसरे मीडियम में जाएगी वो स्प्लिट हो जाएगी और 7 रंगों में बिखर जाएगी। तो वो जो हमने 7 रंग के बारे में बात की थी, VIBGYOR, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। हम डायरेक्ट यहाँ पे लास्ट रेड कलर और वॉयलेट कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो हमारे ये वॉयलेट और रेड कलर है, इसके बीच में हमारे बाकी के 5 कलर भी प्रेजेंट है, पर हम रिप्रेजेंट सिर्फ 2 को कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए वो 7 रंगों में बिखर गई। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन या फिर विक्षेपण। तो फर्स्ट स्टेप, रेन ड्रॉप एक्ट लाइक अ प्रिज्म, और जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो अपना रास्ता बदल लेती है तो रिफ्रैक्ट करेगी। सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन का मतलब क्या हो गया कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वाइट लाइट जो है 7 रंगों से मिलकर बनी हुई थी वो बिखर जाती है, वो डिस्पर्स हो जाती है। इसे हम डिस्पर्जन या विक्षेपण कहते हैं। फिर क्या होगा, वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करेगी, परावर्तन होगा। ठीक है, उन किरणों का अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी भी सर्किट से स्ट्राइक करके वो दोबारा उसी मीडियम में चली जाती है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR भी कहते हैं, क्योंकि अंदर काफ़ी बार अंदर की ओर रिफ्लेक्ट करेगी, इसलिए हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसका लास्ट स्टेप क्या है, जब ये किरण दोबारा से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो जब ये बाहर आ रही होगी तो वो दोबारा से अपने पाथ को चेंज कर लेगी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हुए रेज अपने पाथ को चेंज कर लेती हैं, तो दोबारा यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा या फिर दोबारा से इसमें अपवर्तन होगा। ठीक है, तो इसके अंदर 4 चीज़ें मेन होती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है कि रेन ड्रॉप एक्ट लाइक अ प्रिज्म। दूसरा, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो रिफ्लेक्ट करती है या उनमें अपवर्तन होता है। तीसरा, वो वाइट रे जो है वो 7 रंग में बिखर जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विक्षेपण या डिस्पर्जन। फिर उसके बाद वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसके अंदर आंतरिक परावर्तन होता है, अंदर ही अंदर यहाँ पे रे क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। और लास्ट में जब वो दोबारा बाहर आ रही है तो बाहर आते हुए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्योंकि वो जा रही है तो वो दोबारा से रिफ्लेक्ट करती है या दोबारा से उसके अंदर अपवर्तन होता है। तो आपको ये 4 स्टेप्स लिखने होंगे जब आपका पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, और साथ में ये वाला डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, इसकी अभी प्रैक्टिस कीजिए, इनको पॉइंट्स को उतार लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन। देखिए, आपको एग्जाम में कभी कहीं भी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स नज़र आए या तारों का टिमटिमाना नज़र आ जाए,
या एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट आ जाए, ठीक है, कि जल्दी क्यों होता है 2 मिनट सूर्योदय और सूर्यास्त हमें 2 मिनट में डिले क्यों नज़र आती है, उनके पीछे क्या रीज़न है। तो दोनों का आंसर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या वायुमंडलीय अपवर्तन। जहाँ भी ये वर्ड नज़र आ जाए आपको ये चीज़ तो ज़रूर लिखनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के आ जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि इसमें करना क्या है। तो जहाँ भी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स या ये एडवांस आएगा यहाँ पे, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट नज़र आ जाए तो आंसर क्या होगा आपका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है। इसको इमेजिन करते हैं कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ के अराउंड हमारी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ओके, सो जब कोई भी लाइट इसको क्रॉस करेगी, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे लाइट आएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आते हुए, वो अपने पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो एटमॉस्फेयर के कारण जो रिफ्रैक्शन हो रही है, जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है उनके कारण जो रिफ्रैक्शन हो रही है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब जो वायुमंडल में विभिन्न परतें हैं उनके कारण प्रकाश का जो अपवर्तन हो रहा है उसे हम कह रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अब इसके एग्जाम्पल, अब आपको ये 4 चीज़ें जो 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में कौन सा फिनोमिना होगा, तो आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट जो होता है उसके पीछे कौन सा प्रोसेस है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फ्लैटनिंग ऑफ सन डिस्क, सूर्य की डिस्क का चपटा होना, या फ्लिकरिंग और वेवरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का टिमटिमाना या डगमगाना, सभी जितने भी प्रोसेस है उसके पीछे कौन सा फिनोमिना होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इन प्रोसेस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, हमें स्टार्स जो है ट्विंकल होते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और इसी के साथ एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्लैनेट्स जो है हमारे वो हमें टिमटिमाते क्यों नहीं नज़र आते हैं, ठीक है। और ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है ये इसका एक और डिफरेंट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, वाई स्टार्स अपीयर हायर देन दे एक्चुअली आर, मतलब स्टार्स एक्चुअल में तो यहाँ पे हैं पर वो अपनी हायर पोजीशन पे हमें क्यों नज़र आते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कि स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं या स्टार्स टिमटिमाते हुए हमें क्यों नज़र आते हैं। तो ये हमारा अर्थ है और ये बहुत दूर कहीं पर स्टार है। ओके, जो हमारा अर्थ है वो डिफरेंट लेयर्स से कवर्ड है। ओके, ये फर्स्ट लेयर बना दी हमने, ये सेकेंड लेयर, ऐसे डिफरेंट लेयर्स से कवर्ड है हमारा अर्थ, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टार है उस पर कॉन्टिन्यूसली रिएक्शंस हो रही है, उस रिएक्शन के कारण उसे लाइट निकल रही है। जब वो लाइट निकलती है स्टार से तो वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो क्या करेगी, अपने पाथ को चेंज कर लेगी, ठीक है। पहले यहाँ पे स्पेस में थी, वो बहुत स्पीड से ट्रैवल कर रही है, पर जब वो दूसरी लेयर के अंदर आती है वहाँ पर वो जो मीडियम होता है उसको थोड़ा डेंसर मिलता है। ओके, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम्स होते हैं तो उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज हो जाएगी और उसका पाथ भी चेंज हो जाएगा। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए रे अपना पाथ चेंज कर लेती है, अपने दिशा चेंज कर लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन। क्योंकि ये अपवर्तन एटमॉस्फेयर के कारण हो रहा है, वायुमंडल के कारण हो रहा है, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। जब इस यहाँ से इस मीडियम से इस मीडियम में आई तो उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। अब दोबारा से फिर वो जो नेक्स्ट मीडियम में जाती है वहाँ भी उसकी स्पीड चेंज होती है और पाथ भी उसका चेंज हो जाता है। दोबारा से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुई
और जब फाइनली वो डिफरेंट लेयर से ऐसे मूव होते हुए अर्थ में एंटर करती है, तो अर्थ में एंटर करते हुए भी वो क्या करेगी, अपने रास्ते को चेंज कर लेगी। ठीक है, तो अब जो अर्थ पर इंसान बैठा होगा तो उसको जो लाइट नज़र आ रही है स्टार से आती हुई, वो उसको सीधी डायरेक्शन में ना आते हुए उसको वो इस तरीके से नज़र आएगी। पहले यहाँ पर नज़र आएगी, फिर वो रास्ता इधर नज़र आएगी, फिर वो इधर नज़र आएगी। तो क्योंकि वो जो लाइट आ रही है स्टार से वो सीधी नहीं आ रही है, वो जिगजैग मोशन में नज़र आ रही है, तो हमें क्या लगता है कि जो स्टार है वो ट्विंकल कर रहा है। एक बार यहाँ पे नज़र आया, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ। तो उसकी जो पोजीशन है हमें फिक्स ना दिखाई देते हुए एक बार इधर एक बार इधर नज़र आएगी। इसलिए हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं या ट्विंकल होते हुए नज़र आते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन। हो तो रिफ्रैक्शन नहीं रहा है पर वायुमंडल के द्वारा हो रहा है, डिफरेंट लेयर्स है जो अर्थ की उसके द्वारा हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन आए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन। जो रिफ्रैक्शन हो रही है वो वायुमंडल के द्वारा हो रही है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि देखो यहाँ अगर हमें इस बात को हम पीछे ट्रेस करें तो जो स्टार की पोजीशन है वो स्लाइटली हायर नज़र आएगी, क्योंकि हम तो डायरेक्ट उसको वहीं पर देखेंगे ना कि जहाँ से हमें वो नज़र आ रही है। तो इसे हम बोलते हैं एपेरेंट पोजीशन, या फिर इसकी ये जो पोजीशन है ये एक्चुअल पोजीशन नहीं है, एपेरेंट है, ये थोड़ा सा हायर नज़र आता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या ही होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक क्वेश्चन इस फॉर्म में आते हैं कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, वाई डू स्टार्स ट्विंकल। दूसरा इसलिए दूसरा क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कि जो तारे हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा हायर क्यों नज़र आते हैं। ठीक है, दोनों का आंसर सेम होगा, एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होगी, लेकिन दोनों को बहुत अच्छे से नोट्स में बनाया हुआ है, उधर आप देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देते हुए डायग्राम ज़रूर बनाना। ट्विंकल की एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और जो तारे हैं अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचे क्यों दिखाई देते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वाई स्टार्स अपीयर हायर देन दे एक्चुअली आर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं या प्लैनेट्स क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। देखो एक जो स्टार, ये इसको हम अपना अर्थ मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे स्टार्स जो हैं बहुत दूर होते हैं, ये बहुत दूर होते हैं, तो जो इनकी एनर्जी है ना हमें एक स्ट्रेट लाइन में आती हुई नज़र आती है, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स है अर्थ की। तो जैसे ही जिस लेयर में आएगी तो वहाँ से ऐसे जिगजैग होते हुए हमें यहाँ पे प्रतीत होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। पर अगर हम स्टार्स की प्लैनेट की बात करें, प्लैनेट कंपैरेटिवली एक तो बहुत बड़ा है, दूसरा बहुत नज़दीक प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारा जो प्लेनेट है ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है अगर हम किससे कंपैरिजन करें, स्टार से। तो हम इसको ना एक पॉइंट सोर्स की तरह मान सकते हैं, हम इसको कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स मान सकते हैं। मतलब कि एक ना मान के ऐसे मान सकते हैं कि ये बहुत सारे पॉइंट सोर्स हैं जहाँ से लाइट आ रही है। अब इन सब की लाइट हमारे अर्थ पर आ रही है, रिफ्रैक्शन तो हो रही है, पर जो ओवरऑल इससे रिफ्रैक्शन होती है वो ज़ीरो हो जाती है, वो एवरेज जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है, नलीफाई कर देती है ट्विंकलिंग इफेक्ट को। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज है अर्थ से हमारे, और अगर हम क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज है तो हम इसको पॉइंट सोर्स मान सकते हैं। डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स से लाइट आ रही है, हल्की हल्की इनमें रिफ्रैक्शन होती है। अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है वो इतनी ज़्यादा नहीं प्रेजेंट है, रिफ्रैक्शन होगी पर वो बहुत कम होगी, और जो इतने सारी पॉइंट से रिफ्रैक्शन जो होगी वो ओवरऑल एवरेज जो होगी उसकी ज़ीरो हो जाएगी, वो नलीफाई कर देगी फिर ट्विंकलिंग इफेक्ट को, इसलिए हमें वो टिमटिमाता हुआ नज़र नहीं आता है। ठीक है, प्लैनेट्स हमें ट्विंकल करते हुए नज़र
नहीं आते हैं, जबकि स्टार्स जो कि बहुत दूर है और वहाँ से जो लाइट है वो एक सिंगल सोर्स से आ रही है जो कि रिफ्रैक्ट होती हुई हमें नज़र आएगी। प्लैनेट्स में जो है जो लाइट है वो डिफरेंट सोर्स से आ रही है और बहुत नज़दीक है वो, तो उसका ओवरऑल इफेक्ट जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ट्विंकल होते हुए नज़र नहीं आते हैं। पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स क्यों टिमटिमाते हैं बट प्लैनेट्स डोंट, प्लैनेट्स नहीं टिमटिमाते हैं। तो आप दोनों आंसर लिखोगे कि स्टार्स क्यों टिमटिमाते हैं और प्लैनेट्स क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो हाफ मार्क्स का हो जाएगा दोनों। अगर 3 मार्क्स का है तो 1.5 में एक्सप्लेनेशन इसकी होगी और 1.5 में एक्सप्लेनेशन इसकी होगी। ठीक है, आप क्या करते हैं, सिर्फ ट्विंकलिंग इफेक्ट का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आंसर लिखाएंगे, हमें प्लैनेट का भी उसमें मेंशन करना है। ओके, अब एडवांस सनराइज़ और डिलेड सनसेट का भी जो 2 मिनट का इनमें गैप आता है, हमें 2 मिनट जल्दी सनराइज़ होते हुए नज़र आता है और 2 मिनट लेट सनराइज़ होते हुए नज़र आता है। उसका आंसर भी क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही हमें ऐसा होते हुए नज़र आता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें जो सनराइज़ है वो 2 मिनट जल्दी और 2 मिनट बाद में प्रतीत होती है। तो ये भी डायग्राम के थ्रू आता है, तो इसका भी डायग्राम आपको बनाना है फिर एक्सप्लेन करना है। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वाई स्टार्स अपीयर हायर फ्रॉम द होराइजन देन दे एक्चुअली आर, तारे क्षितिज से अपनी ऊंचाई से ऊंचे क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, ये वो इसमें भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करो, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको इसकी लैंग्वेज हो सकता है डिफरेंट लगे। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, व्हाई डज अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार अपीयर डिफरेंट फ्रॉम इट्स ट्रू पोजीशन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, तारों की स्पष्ट स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से भिन्न क्यों दिखाई देती है। ये हमने अभी इससे पहले जो स्टार्स वाला पढ़ा था ना, उसमें वही आएगा। ठीक है, एक्सप्लेन वाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल बट स्टार्स डज, कि प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं पर स्टार क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोबारा क्वेश्चन को रीड करिए, दोबारा इनके सारे आंसर जो हैं ये है, को अच्छे से रीड करके विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना होगा। अब इसका लास्ट टॉपिक बचता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है, तो देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटर होना किसी चीज़ का मतलब बिखर जाना। ठीक है, तो जो लाइट है, जो मान लो हमारी ये लाइट है, जैसे वाइट लाइट 7 रंग की बनी हुई है, तो वो अपने डिफरेंट कलर्स में बिखर जाती है। कोई भी चीज़ होती है अगर वो अपने कलर्स में बिखर जाती है, उस प्रोसेस को हम स्कैटरिंग बोलते हैं। ओके, अभी स्कैटरिंग हो क्यों रही है, क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर में हर जगह पार्टिकल्स प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, एयर हो गई, गैस हो गई, कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, डिफरेंट चीज़ प्रेजेंट है। जैसे ही कोई लाइट इनसे स्ट्राइक करती है तो वो उसको बिखेर देती है, उसको अपने डिफरेंट पाथ में बिखेर देती है। इस प्रोसेस को हम स्कैटरिंग बोलते हैं। ओके, जैसे व्हेन पार्टिकल थ्रोज और स्कैटर द लाइट इन ऑल डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जो पार्टिकल्स थे उस लाइट को स्कैटर करके हर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 चीज़ें जो आपको नज़र आ रही है, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, जो वाटर है डीप सी उसका कलर जो होता है वो गहरा, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी क्या होता है, गहरे समुद्र के पानी का रंग, और रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, जो सनराइज और सनसेट होता है उस टाइम हमें लाल रंग का नज़र क्यों आता है, सूरज या फिर सूर्य। ठीक है, इन सब के पीछे, इन चारों प्रोसेस के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर प्रकाश की परिकिरणन। ठीक है, जैसे आपको ये चारों नज़र आए तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, प्रकाश का परिकिरणन या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है कि
टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ओके, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? द phenomenon of scattering of light by colloidal particles due to which path becomes visible is called Tyndall effect. ओके, आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई रूम है, मान लेते हैं, वहाँ पर कोई छोटा सा होल है, और जब उस होल में से कोई लाइट एंटर कर रही होती है तो हमें उसका पाथ नज़र आ रहा होता है। ठीक है, आप वो पाथ देख सकते हैं। एक्चुअल में वो हो क्यों रहा है? क्योंकि उस पाथ में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे उन्होंने क्या किया है, उस लाइट को बिखेर दिया है डिफरेंट डायरेक्शन में। उस डिफरेंट डायरेक्शन में बिखरने के कारण हमें वो पाथ नज़र आ रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव या फिर टिंडल इफेक्ट। द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब कोलाइडल कणों द्वारा, जो कोलाइडल कण, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में, उसमें जो लाइट वो स्कैटर करते हैं उसके कारण जो हमें पाथ नज़र आता है, जो पथ दिखाई देता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट या फिर टिंडल प्रभाव। अब एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि टिंडल इफेक्ट क्या है, और उसकी कोई भी, ये देखिए क्वेश्चन है, वाई इज टिंडल इफेक्ट शोन बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, और शो फॉर इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जर्विंग टिंडल इफेक्ट। कोई भी 4 एग्जाम्पल पूछे गए थे एक बार पेपर में कि 4 एग्जाम्पल बताइए टिंडल इफेक्ट के, और कोलॉइडल पार्टिकल से टिंडल इफेक्ट क्यों होता है। ठीक है, तो आप क्या बोले, सबसे पहले आप इसमें टिंडल इफेक्ट डिफाइन करेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ये फिनोमिना होता है जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हमें पाथ नज़र आता है। अब इसमें एग्जाम्पल बताएंगे, तो एग्जाम्पल में आप कोई भी 4 एग्जाम्पल अपनी तरफ से इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि एक तो यही कि डार्क रूम से जब सनलाइट एंटर कर रही होती है तो हमें पाथ नज़र आता है। आपने देखा होगा जो घने फॉरेस्ट होते हैं या बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो जब वहाँ से लाइट आ रही होती है तो उसका पूरी लाइट का पाथ नज़र आता है। तो फिर वो कैनोपी से, जो डेंस कैनोपी वाली फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे आपको पाथ नज़र आता है। जब आप किसी मिल्क में लाइट पास करेंगे तो आपको वो लाइट भी नज़र आएगी। जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं मिल्क के, वो लाइट को स्कैटर करेंगे और वो आपको पाथ नज़र आएगा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? टिंडल इफेक्ट के। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो पार्टिकल्स वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, बिखेर रहे हैं, जिसके कारण पाथ हमें नज़र आ रहा है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाई द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू? हमें जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों नज़र आता है? तो इसका मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको जहाँ भी ये कलर ऑफ द स्काई ब्लू क्यों है, टिंडल इफेक्ट क्यों है, डीप सी का कलर क्या है, सनराइज़ और सनसेट नज़र आए, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर होता है स्काई का, इट इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर बाय द एटमॉस्फेयर। देखिए, जो हमने देखा था विबग्योर, डिफरेंट VIBGY और 7 रंगों से मिलके बनी होती है वाइट लाइट, जो सनलाइट होती है। जो इसमें ब्लू कलर होता है ना, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे सुटेबल होती है, उसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। तो उसके कारण क्या होता है, इसमें स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग ब्लू कलर की हो रही है, तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा जो क्लीन स्काई है, जो क्लियर स्काई है, वो ब्लू कलर का नज़र आता है। ठीक है, आसमान नीला क्यों होता है? क्योंकि जो 7 रंगों में जो ब्लू रंग है उसकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, वो कम होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण हमें जो हमारा स्काई है वो ब्लू कलर का नज़र आता है। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड के क्वेश्चन ही है।
वाई स्काई अपीयर डार्क टू द पैसेंजर एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, जो पैसेंजर्स होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं बहुत ऊपर ऊंचाई पर, उनको जो स्काई है वो डार्क क्यों नज़र आता है, जो स्काई है हमारा हमें काला क्यों नज़र आता है। वो देखो, जो स्पेस है उसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगी तो कोई भी लाइट स्कैटर नहीं होगी, और अगर कोई स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमें वो डार्क नज़र आएगा। ठीक है, कोई वायुमंडल ना होने के कारण उसमें कोई प्रकीर्णन नहीं होगा, जिसके कारण हमें जो स्काई होगा वो डार्क नज़र आएगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन को इसी फॉर्म में आप पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। जो हमारे डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि हमने दोबारा विबग्योर की जब बात की थी VIBGYOR, हमने देखा था कि जब प्रिज्म से कोई रे जा रही है वो 7 रंग में बिखर रही है तो सबसे ऊपर रेड था और सबसे नीचे वायलेट था। जो रेड कलर है वो सबसे कम बिखरता है, सबसे कम बेंड करता है, इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो रेड कलर है उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी और इसकी वेवलेंथ जो होती है, जो उसकी तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है और हम इसको ज़्यादा दूर तक के डिस्टेंस से हम इसको देख सकते हैं। इसीलिए हमारे जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो मोस्टली रेड कलर में होते हैं, ताकि चाहे धुंध हो या फोग हो या कुछ भी हो, आपको बड़ी दूर से ही डेंजर सिग्नल हमें नज़र आ जाए। ओके, इस क्वेश्चन के भी आने के चांसेस हैं आपकी बार, सो इसको अच्छे से पढ़ना। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि वाई स्काई अपीयर डार्क इन स्पेस, वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, टाइम डिफरेंस कितना होता है एक्चुअल सनराइज एंड सनसेट में, 2023 का क्वेश्चन है तीनों। ठीक है, व्हाट विल बी द कलर ऑफ स्काई इफ इट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम द प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्या कलर होगा स्काई का अगर हम उसको एटमॉस्फेयर की एब्सेंस में देखेंगे, एंड वाई द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू। ओके, ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे प्रीवियस ईयर के हैं, मैंने आपको जो टॉपिक है वो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिए हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दिए हैं। हमारा मेन पर्पस था कि कैसे क्वेश्चन हम देख सके प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। ओके, उन क्वेश्चनों को पहले एक्सप्लेनेशन देखें एंड देन क्वेश्चंस देखें, और फिर अब आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को दोबारा देखिए कि आप इनको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, थैंक यू।